पाठ 20 आरंभ। रूस का इतिहास 1825 से 1917 तक। लेखक ज़हूर सिद्दीकी। एक आर्थिक दशा 1825 से 1917। जार राजवंश 1825-1917 के शासनकाल में रूस की आर्थिक दशा का विवरण दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। क सर्फों का स्वतंत्र होना तथा सर्फडम का पतन। ख पूंजीवाद का 1917 तक उत्पादन। क सर्फों का स्वतंत्र होना तथा सर्फडम का पतन। 19वीं शताब्दी के मध्य तक सर्फ व्यवस्था अपनी आर्थिक उपयोगिता खो चुकी थी। 19वीं शताब्दी के पहले 25 वर्षों में सर्फडम पर आधारित सामाजिक ढांचे पर भारी तनाव दृष्टिगोचर होता है। कृपया अलेक्जेंडर एक की गृह नीति देखें। सर्फडम का आगे के वर्षों में उत्तरोत्तर पतन होता गया। सामाजिक परिवर्तनों के कारण इस पतन की गति तीव्र होती गई। इससे शासक वर्ग में भारी हलचल फैल गई और कई तरफ से मृत प्राय सर्फडम को पुनर्जीवन देने के लिए आवाजें उठाई गईं। परंतु सर्फडम अपनी आर्थिक उपयोगिता खो चुका था। वास्तव में जार के शासनकाल में रूस के कुछ हिस्सों के बड़े बड़े जमींदार मजदूरों की सेवाओं का प्रतिदिन के वेतन के आधार पर उपयोग कर रहे थे। वो विधि उनके लिए अधिक लाभकारी थी। इंग्लैंड में अनाज कर समाप्त होने में रूस से अनाज का निर्यात कई गुना बढ़ गया। इसके अतिरिक्त देश में नई आर्थिक शक्तियां उभर रही थी, जिनके रहते सर्फडम का पुनर्जीवन असंभव था। 19वीं शताब्दी में रूस में आंतरिक व्यापार की भारी वृद्धि हुई। नई आवश्यकताएं आम किसान के हाथ में आए धन के कारण उत्पन्न हुई। वो नई शक्ति ग्रामीण रूस में विशेषकर 1825 तथा 1850 के दौरान दिखाई देती है। इसका सीधा संबंध रूस के बढ़ते हुए विदेशी व्यापार विशेषकर इंग्लैंड के साथ रहा। 1846 में इंग्लैंड में अनाज कानून कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया गया तथा इसके हटते ही अनाज पर लगे आयात कर समाप्त हो गए। रूस ने इस नई परिस्थिति का पूरा लाभ उठाया और रूसी अनाज अधिकाधिक मात्रा में इंग्लैंड की मंडियों में पहुंचने लगा। इससे भारी मात्रा में धन रूस में पहुंचा तथा उसका एक बड़ा भाग कृषकों के हाथ में आया। अनाज के अतिरिक्त रूस में चमड़ा, पटुआ आदि भी निर्यात किए जाते थे। निर्यात में इस प्रकार इस समय 275% वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप आंतरिक व्यापार में भारी वृद्धि संभव हुई, परंतु ये बढ़ता हुआ आंतरिक व्यापार सर्फडम के लिए खतरे की घंटी प्रमाणित हुआ। सर्फडम को दूसरा जोरदार धक्का स्वयं किसानों के विद्रोह द्वारा लगा। किसानों ने बेगार करना बंद कर दिया तथा वो स्वतंत्र होने के लिए किराया देने में हिचकिचाने लगे। किसानों में बढ़ता असंतोष कई किसान विद्रोह में परिवर्तित हुआ। स्थिति असाधारण रूप से तनावपूर्ण थी, परंतु रूस के जार राजतंत्र ने बड़े बड़े जमींदारों के विरुद्ध हो जाने के डर से समस्या के कोई ठोस हल निकालने के प्रयास नहीं किए। किसानों के विद्रोह ने सर्फ व्यवस्था पर जोरदार धक्का लगाया। क्रीमियन युद्ध में रूस को करारी हार का सामना करना पड़ा तो स्थिति में नाटकीय परिवर्तन आया। अपने देश में लोगों के बढ़ते असंतोष को दूर करने के लिए जार ने 19 फरवरी 1861 को एक कानून पास किया, जिसके द्वारा सर्फडम को समाप्त कर दिया गया। 19 फरवरी 1861 के कानून के अनुसार किसान धनराशि देकर ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता था। 19 फरवरी 1861 के इस अधिनियम का रूस तथा यूरोप के अखबारों में व्यापक रूप से स्वागत किया गया। इसके द्वारा किसान को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मिला। वो अब किसी वस्तु की तरह खरीद व बेचे नहीं जा सकते थे, परंतु कार्ल मार्क्स ने इसका निरूपण करते हुए इसे किसानों को लूटने का प्रयास बताया। किसान अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता हानि पूर्ति के लिए राशि देकर ही प्राप्त कर सकता था। 1905 तक किसानों ने इस प्रकार से 2 अरब रूबल से अधिक धन चुकाया। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम को इस रूढ़िवादी तथा भ्रष्ट नौकरशाही ने कार्यान्वित किया, अतः इसकी सफलता केवल आंशिक रही।
सर्फडम कायम रहा और बड़े बड़े जमींदार ग्रामीण रूस की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर पूर्ण रूप से छाए रहे। सर्फडम का पूर्ण अंत 1917 की समाजवादी क्रांति द्वारा एक समाजवादी सरकार की स्थापना के उपरांत ही संभव हो सका। रूस में 1917 तक पूंजीवाद का उद्भव एवं विकास। 19वीं सदी के मध्य तक पूंजीवाद का विकास रूस में धीमी गति से हुआ। यूरोप के अन्य पूंजीवादी देशों की तुलना में जार के रूस में पूंजीवाद 19वीं सदी के पहले 50 वर्षों में धीमे रूप से विकसित हुआ। फिर भी 1815 से 1858 के बीच कारखानों की संख्या 4189 से बढ़कर 12,259 तक पहुंच गई। 1861 में सर्फडम की समाप्ति के बाद रूस की आर्थिक व्यवस्था में जोरदार परिवर्तन हुआ, जिसे रूस के आर्थिक इतिहास में एक स्तंभ चिन्ह के रूप में माना जाता है। शासक वर्ग ने सरकार की आर्थिक आवश्यकताओं के लिए उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत महसूस की। परिणाम स्वरूप 1861 के बाद के वर्षों में रूस में पूंजीवाद का विकास अपेक्षाकृत तेजी से हुआ। सरकार द्वारा इस ओर प्रथम प्रयास देश में रेलवे लाइनों को बिछाकर किया गया। रेलवे के साथ पूंजीवाद के विकास का गहरा संबंध है। 1914 तक रूस में रेलवे लाइनों की कुल लंबाई 48,000 मील तक पहुंच गई, यानी 77,232 किलोमीटर। 1861 में सारे रूस में रेलवे लाइनों की कुल लंबाई लगभग 1571 किलोमीटर थी। केवल 20 वर्ष के अर्ध समय में ही ये बढ़ाकर 20,592 कर दी गई तथा 1892 तक लगभग 32,590 किलोमीटर तक पहुंच गई। आने वाले वर्षों में भी विकास उत्तरोत्तर बढ़ता रहा। मॉरिस डोब के अनुसार 1903 में रूस में रेलवे लाइनों की कुल लंबाई लगभग 40,000 मील रही। इसका लगभग 2/3 सरकारी क्षेत्र में थी तथा 1914 तक इसमें 8,000 मील की वृद्धि हुई। इस प्रकार जार कालीन रूस में रेलवे की वृद्धि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। फिर भी यूरोप के अन्य पूंजीवादी देशों की तुलना में ये कम थी। तथापि रेलवे ने रूस में पूंजीवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1860 में एक राष्ट्रीय बैंक रूस में स्थापित हुआ। एक और महत्वपूर्ण कार्य जो रूसी सरकार ने किया था वो बैंकों को प्रोत्साहन देना था। सर्फडम की समाप्ति से पहले ही जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1860 में एक राष्ट्रीय बैंक स्थापित किया। इस बैंक के द्वारा पूंजीपतियों को उद्योगों के विकास के लिए धनराशि दी जाती थी। इस बैंक के अतिरिक्त अलेक्जेंडर द्वितीय के शासनकाल में गैर सरकारी बैंक स्थापित किए गए। जॉइंट स्टॉक वाणिज्य बैंकों और बचत एवं उधार देने वाली समितियों की संख्या अलेक्जेंडर द्वितीय की मृत्यु 1881 तक क्रमशः 33 तथा 727 तक पहुंच गई। इस नए बैंकिंग उद्योग का उत्तरोत्तर एक महत्वपूर्ण विकास कुछ संस्थाओं द्वारा उद्योग पर एकाधिकार करने की तरफ हुआ। 19वीं सदी के अंत तक इस प्रकार की संस्थाओं का एकाधिकार तथा बैंक राशि का उद्योगों के लिए प्रयोग पूंजीवाद के विकास में जोरदार भूमिका निभाने लगे। 1899 में रूस में 8 बड़े बैंकों के अधिकार में बैंकों की कुल धनराशि का आधे से अधिक भाग था। 1916-17 में रूस में 22 खरब रूबल विदेशी पूंजी लगी हुई थी। रूस की आर्थिक दशा का विदेशी पूंजीपति भी पूरा लाभ उठाना चाहते थे, क्योंकि जार सरकार उसके प्रति उदार नीति अपनाई हुई थी। इसीलिए उनको भी अपने पैर जमाने का मौका मिल गया। विदेशी पूंजीपतियों ने भी रूस में जॉइंट स्टॉक कंपनियां स्थापित की। केवल 1890 में ही विदेशी पूंजीपतियों की संस्थाओं के अधिकार में रूस की जॉइंट स्टॉक कंपनियों की कुल पूंजी का 1/3 से अधिक भाग था। ये 1900 तक बढ़कर 50% हो गया। 1916 से 1917 में रूस में 22 खरब रूबल विदेशी पूंजी लगी हुई थी। इसके अतिरिक्त रूसी सरकार ने राष्ट्रीय उद्योगों के विकास के लिए रक्षात्मक अधिनियमों की घोषणा की तथा ये 19वीं सदी के आखिरी 20 वर्षों में लागू रही। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय उद्योगों को भारी सहायता मिली।
हग सैटन वॉटसन ने इसके बारे में लिखा है कि 1890 से आगे रूसी उद्योगों को यूरोप के देशों में सबसे अधिक सरकारी रक्षात्मक अधिनियमों की सुविधा प्राप्त थी। 1861 के बाद उद्योगों ने काफी उन्नति की। उपरोक्त सभी सुविधाओं का परिणाम ये निकला कि रूस में उद्योगों के विकास के अनुकूल वातावरण तैयार हुआ तथा औद्योगिक पूंजीवाद का उत्तरोत्तर विकास संभव हो सका। नीचे एक सारणी बनी हुई है जिसके अंतर्गत है: 1. रूस में ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों में लगी विदेशी पूंजी। वर्ष स्थायी तथा प्रतिभूत पूंजी लाख सोने के रूबलों में। 1860 में 97, 1865 में 163, 1870 में 265, 1875 में 787, 1880 में 977, 1885 में 15,095, 1890 में 21,047। इस प्रकार 1861 के बाद रूस का राजतंत्र, जैसा कि लेनिन ने लिखा है, बुजुर्गवार राजतंत्र हो गया तथा धीरे धीरे पूंजीवाद का गहरा समर्थक हो गया। उद्योगों ने पहले 50 वर्षों की तुलना में काफी उन्नति की तथा नए उद्योग धंधे जोर शोर से शुरू किए गए। 1861 से 1881 के बीच कपड़े का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया। 1861 के बाद कपड़ा उद्योग ने प्रशंसनीय उन्नति की। 1861 से 1881 के बीच कपड़ा बनाने में 3 गुनी वृद्धि हुई। 19वीं सदी के अंत तक रूस में कपड़े की खड्डियों की संख्या 76% की वृद्धि हुई तथा वो यूरोप के बड़े कपड़ा उत्पादन करने वाले देशों में सबसे पहले स्थान पर पहुंच गया। 1861 से 1900 के बीच लोहे का उत्पादन 10 गुना हो गया। रेलवे की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण लोहे एवं कोयले की मांग में जोरदार वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप लोहा एवं कोयले उद्योग ने अभूतपूर्व उन्नति की। 1861 एवं 1900 के बीच लोहे का उत्पादन बढ़कर 10 गुना हो गया। 1861 से 1881 के बीच कोयले का उत्पादन 15 गुना बढ़ गया। 1861 से 1881 के बीच यूक्रेन की कोयला खानों में उत्पादन की 15 गुनी वृद्धि हुई। इस प्रकार अन्य उद्योगों जैसे तेल उद्योगों में रूस 1900 के लगभग मिट्टी के तेल उत्पादक देशों में पहले स्थान पर पहुंच गया। इस तरह रूस के कारखानों की संख्या 1887 में 30,888 से 1897 में 39,000 तक की वृद्धि हुई। इस प्रकार उद्योगों का कुल उत्पादन भी 1887 में 1 अरब 33 करोड़ 40 हजार रूबल से बढ़कर 1897 में 2 अरब 89 लाख 90 हजार रूबल हो गया। औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप रूस की वार्षिक औद्योगिक विकास दर 19वीं सदी के अंतिम दशक में 8% रही। यद्यपि 1900 से 1910 में ये दर घटकर 3.2% हो गई। तथापि 1910 से 1914 में ये फिर बढ़कर 6% हो गई। 1917 तक रूस में पूंजीवाद का विकास स्पष्ट था। अतः 1917 से पहले जार कालीन रूस 19वीं सदी के शुरू की तरह एक पिछड़ा हुआ देश नहीं था। इसमें भारी औद्योगिक विकास हुआ, लेकिन कोई भी आर्थिक विकास तब तक न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता जब तक कि समस्त समाज को इसका न्यायोचित भाग न मिले। असमानता पर आधारित आर्थिक उन्नति स्थायी नहीं हो सकती। अतः जो ही त्रस्त जनता, जिन्हें इतिहास में कब्रें खोदने वाला कहा जाता है, संघर्षरत हुई, जारशाही व्यवस्था जरा देर में ढह गई। नीचे एक सारणी दी हुई है जिसके अंतर्गत है: 1. रूस में कच्चे लोहे का उत्पादन। वर्ष उत्पादन 1867 में 17,028, 1877 में 24,579, 1887 में 37,389, 1897 में 1,14,782, 1902 में 1,58,618। 2. जन आंदोलन 1825 से 1917। जार शासकों की जन विरोधी नीतियों के परिणाम स्वरूप रूस में निरंतर जन आंदोलन होते रहे। इनको स्पष्ट रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है: क. किसान आंदोलन, ख. मजदूर वर्ग का आंदोलन। क. किसान आंदोलन
निकोलस प्रथम के शासनकाल में यूक्रेन के किसानों ने आंदोलन छेड़ा। इस आंदोलन का नेता उस्तीम कार्मेलेव था। उसके उत्साही नेतृत्व में यूक्रेन के किसानों ने जमींदारों की दमन नीति के विरोध में बेगार करना बंद कर दिया। जमींदारों ने किसानों को फुसलाने के जोरदार असफल प्रयास किए। परिणाम स्वरूप दो वर्गों के सही चरित्र सामने आए और शोषक सामंतों को शोषित किसानों से खुलकर सशस्त्र सामना करना पड़ा। जमींदार वास्तव में भयभीत थे। जमींदार अपनी शक्ति द्वारा किसानों को दबाने में असफल रहे। इसीलिए उन्होंने रूस के जार से सेना की मदद के लिए प्रार्थना की। यूक्रेन के किसानों की बगावत 1835 ही में दबाई जा सकी। जार ने इसे कानून एवं व्यवस्था का प्रश्न मानकर फौरन मदद देकर अपने शासक वर्ग का सामंतीवादी वर्ग चरित्र प्रमाणित किया। किसानों ने बड़ी निर्भयता एवं साहस से पूर्ण लैस सेना का मुकाबला किया, परंतु ये असमान मुकाबला अधिक समय तक नहीं चल सकता था और न चला। सेना किसानों से अधिक अनुशासित, संगठित एवं हथियारों से लैस थी। किसानों के साथ निर्दयता से व्यवहार किया गया तथा उनके दमन के लिए हर प्रकार की यंत्रणाएं दी गई। परिणाम स्वरूप किसान आंदोलन समाप्त हो गया। सितंबर 1835 को इस किसान आंदोलन को अंतिम धक्का लगा, जबकि उनका नेता उस्तीम कार्मेलेव पकड़ा गया और उसको गोली से उड़ा दिया गया। शोषण के साथ किसान विद्रोहों की संख्या बढ़ती गई। जार के साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी किसान असंतोष बढ़ रहा था। विशेषकर वोल्गा के गांवों में इसका रूप एक जन विद्रोह का रूप ले चुका था। लेकिन इन क्षेत्रों में भी किसान आंदोलन जार शासकों की सशस्त्र सेना का सफलता से सामना करने के लिए संगठित, अनुशासित एवं हथियार से लैस नहीं था। फिर भी इन आंदोलनों से किसान अपनी न्यायपूर्ण मांगों के लिए युद्ध प्रवृत्त दिखाई दे रहा था। निकोलस प्रथम की क्रूर दमन नीति के बावजूद किसान विद्रोह होते रहे। 1826 से 1834 के बीच 145 किसान विद्रोह हुए और 1845 से 1854 के बीच इनकी संख्या बढ़कर 348 हो गई। अलेक्जेंडर द्वितीय के शासनकाल में सैकड़ों किसान विद्रोह हुए। अलेक्जेंडर द्वितीय के शासनकाल में भी किसानों का युद्ध प्रवृत्त रूप रहा। 19वीं शताब्दी के दूसरे अर्ध में किसान विद्रोह होते रहे। 1858 से 1860 के वर्षों में 284 किसान विद्रोह हुए। 1861 में सर्फडम समाप्त कर दिया गया। तब भी किसान विद्रोह समाप्त नहीं हुए। वास्तव में 1861 के अधिनियम के बाद 2 वर्षों में 2000 से अधिक किसान विद्रोह हुए। इनमें से 400 विद्रोहों को सेना द्वारा ही कुचला जा सका। इन झड़पों में सैकड़ों किसान मारे गए तथा घायल हुए। हजारों जेल में ठूस दिए गए तथा कानूनन बेगार के आदेश दिए गए। लाखों को कोड़े लगाए गए। अकाल से पीड़ित किसानों को अपनी आधी से अधिक भूमि को बेचना पड़ा। 20वीं सदी में किसान संघर्ष ने नई दिशा ली। 1891-92, 1900 व 1901-2 में रूस में अकाल पड़े। इससे किसान सबसे अधिक प्रभावित हुए। किसानों की नितांत गरीबी का जमींदारों ने बेहद लाभ उठाया। किसानों की आधी से अधिक जमीन उनके हाथों से छीन ली गई। ऊपर से ये खुली अर्थव्यवस्था का बहुत सहज एवं स्वाभाविक परिवर्तन दिखाई देता है, परंतु वास्तव में असंख्य किसानों की रोटी का आधार उनसे छिन गया। भूख, बेरोजगारी तथा उनसे उत्पन्न असहनीय परिस्थितियों के कारण किसान युद्ध प्रवृत्त हुए। ये नए संघर्ष की शुरुआत थी। यूक्रेन में 1902 और गुरिया में 1903 में किसान विद्रोह हुए। 1902 में यूक्रेन में फिर किसानों ने खुला संघर्ष छेड़ दिया। यूक्रेन के किसानों ने जमींदारों पर हमले किए। उनके अनाज भंडार, पशु आदि पर नियंत्रण कर लिया गया तथा उसको आपस में बांट दिया गया। कई जमींदार इन संघर्षों में मारे गए। जो इस किसान संघर्ष से बचकर भागकर जार शासक की शरण में गए तथा उससे किसान विद्रोह को कुचलने की प्रार्थना की। परिणाम स्वरूप सेना को भेजा गया और ये विद्रोह भी कुचल दिया गया। एक अन्य महत्वपूर्ण किसान आंदोलन 1903 में गुरिया में शुरू हुआ। ये संगठित एवं राजनैतिक चरित्र लिए हुए था। इस क्षेत्र में मार्क्सवादियों द्वारा कुछ समय से काम किया जा रहा था
तथा स्थानीय किसान के ऊपर मार्क्सवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था। यहाँ पर भी जार शासक ने सेना भेजकर भयभीत जमींदारों की सहायता की तथा आंदोलन को अत्यंत अमानुषिक एवं निर्दयता से कुचल दिया। 1905 की क्रांति में किसानों ने महत्वपूर्ण भाग लिया। निर्दय दमन नीति एवं असहनीय कठिनाइयों को सहते हुए किसान आंदोलन बढ़ते रहे। मध्य रूस के क्षेत्रों जॉर्जिया एवं बाल्टिक में नए संघर्ष भड़क उठे। 1905 की क्रांति में किसानों ने महत्वपूर्ण भाग लिया। शरद ऋतु तथा आधे रूस में क्रांति भड़क चुकी थी। 1905 की क्रांति असफल रही तथा इसके साथ ही कुछ समय तक किसान आंदोलन भी अपेक्षाकृत कम रहे, परंतु 1907 में फिर से किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष शुरू किए। 1910 एवं 1914 के बीच इन संघर्षों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इस समय से 13,000 से अधिक किसान विद्रोह हुए। दुर्भाग्यवश 1917 के बाद जारशाही के उपरांत जो अंतरिम सरकार स्थापित हुई वो किसानों की समस्या का ठोस हल नहीं कर सकी। सितंबर एवं अक्टूबर के 2 महीनों में ही 105 विद्रोहों को सेना की सहायता से दबाया गया। बोल्शेविक क्रांति की सफलता के साथ, जिसमें किसान स्वयं भारी मात्रा में सम्मिलित थे, ग्रामीण रूस में एक नए युग का प्रारंभ होता है। समाजवादी क्रांति ने सैकड़ों वर्षों से रूस में चले आ रहे किसान शोषण को पूर्णतः समाप्त कर दिया। ख. मजदूर वर्ग का आंदोलन। पूंजीवाद के विकास के साथ साथ 19वीं शताब्दी के दूसरे अर्ध में मजदूर वर्ग का आंदोलन जोर पकड़ता गया। शहरों में नए कारखानों के खुलते ही गरीब शहरी एवं ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए तथा इसके साथ ही एक नए वर्ग का उद्भव हुआ। परंतु 1861 के बाद पूंजीवाद के विकास ने मजदूरों के लिए उपयुक्त जीवन यापन की परिस्थितियां नहीं दी। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध में मजदूर आंदोलन जोर पकड़ता गया। शहरों में नए कारखानों के खुलते ही गरीब शहरी एवं ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए तथा इसके साथ ही एक नए वर्ग का उद्भव हुआ। परंतु 1861 के बाद पूंजीवाद के विकास ने मजदूरों के लिए उपयुक्त जीवन यापन की 19वीं सदी के दूसरे अर्ध में मजदूर आंदोलन जोर पकड़ता गया। परंतु 1861 के बाद पूंजीवाद के विकास ने मजदूरों के लिए उपयुक्त जीवन यापन की परिस्थितियां नहीं दी। उनके वेतन काफी कम थे तथा उन्हें दिन में 12 से 13 घंटे तक काम करना पड़ता था। उनके कार्य एवं जीवन यापन परिस्थितियां असहनीय थी, परंतु वो व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य एवं जीवन यापन परिस्थितियों में सुधार लाने में असमर्थ थे। इस अनुभव ने उनमें संगठित होने की प्रेरणा पैदा की। इस प्रकार मजदूर संगठनों का जन्म हुआ। धीरे धीरे उनके अपने मजदूर संगठन बनने लगे। परिणाम स्वरूप रूस में पहले मजदूर संगठन, जो दक्षिण रूसी मजदूर संगठन तथा उत्तरी रूसी मजदूर संगठन के नाम से जाने जाते थे, क्रमशः 1875 एवं 1878 में संगठित किए गए। ये संगठन युद्ध प्रवृत्त थे, परंतु उनके पास अनुभव की तथा उससे कहीं अधिक आवश्यक क्रांतिकारी सिद्धांत की कमी थी। इस प्रयास में उन्होंने समय आने पर मार्क्सवाद को अपनाया। 19वीं सदी के आखिरी 3 दशकों में मार्क्सवादी विचारधारा रूस में अपने पैर जमाने लगी। 19वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में मार्क्सवादियों के प्रयासों से मार्क्सवादी विचारधारा जार के रूस में पहुंची, जो कि रूढ़िवादियों तथा प्रतिक्रियावादियों का गढ़ समझा जाता था। पहल कई बुद्धिजीवी मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव में आए थे। वो मार्क्स एवं एंगल्स के विचारों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित थे। ये वो समय था जबकि मार्क्स एवं एंगल्स स्वयं अपने विचारों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गेओर्गी प्लेखनोव ने सबसे पहले रूस में मार्क्सवादी विचारधारा को लोकप्रिय बनाने की ओर साहसिक कार्य किए। वास्तव में वो जार के रूस में पहला मार्क्सवादी था। जो जो उसने मार्क्स को पढ़ा वो उससे सहमत होता गया। वो पूर्णतः ये विश्वास रखता था कि रूस की सब कमियां क्रांति द्वारा हल हो सकती हैं तथा उस क्रांति को तभी शुरू किया जा सकता है जबकि मजदूर वर्ग अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाने के लिए उसका अगुवा होना स्वीकार करे। 1883 में प्लेखनोव ने जनेवा में श्रम मुक्ति दल को संगठित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मार्क्सवादी साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान दिया।
उसके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। मार्क्सवाद की आधारभूत समस्याएं, इतिहास के एकात्मक दृष्टिकोण का विकास तथा भौतिकवाद के इतिहास पर निबंध। लेनिन का असली नाम यूलियानोव था, एक अन्य विचारक जिसने न केवल मार्क्सवाद को समझा तथा उसके अनुरूप मजदूर वर्ग के आंदोलन का विश्लेषण किया, अपितु समाजवादी क्रांति का सफलतापूर्वक नेतृत्व भी किया। यूलियानोव था जिसको लोकप्रिय लेनिन के नाम से जाना जाता है। लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 को वोल्गा के एक कस्बे सिनब्रिस्क में हुआ। इस कस्बे को रूस में अब यूलियानोवस्क कहा जाता है। उसके पिता स्कूल में अध्यापक थे। उसका सबसे बड़ा भाई आतंकवादी था जो अलेक्जेंडर तृतीय की दमनकारी प्रवृत्ति को बेहद नापसंद करता था। इस जार को मार डालने के लिए उसने अपने कई साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वो पकड़ा गया तथा फांसी पर लटका दिया गया। ये उसके परिवार के लिए एक दुखदायी घटना थी, परंतु लेनिन ने इसका सही मूल्यांकन किया। वो अपने भाई की नीतियों के प्रति पूर्ण तन्मयता से प्रेरित रहे, परंतु उसकी गलत आतंकवादी नीति से जो उनके भाई के अन्य आतंकवादी साथी रूस के जार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयोग करते रहे, लेनिन कभी सहमत नहीं हुए। 1887 में लेनिन ने अपनी स्कूल शिक्षा समाप्त की तथा कजान विश्वविद्यालय की विधि संकाय में प्रवेश किया। विश्वविद्यालय में वो क्रांतिकारी प्रक्रियाओं में तल्लीन हो गए। परिणाम स्वरूप उन्हें शहर से निष्कासित कर दिया गया। लेनिन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी तथा 1891 में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग से स्नातक की परीक्षा बाह्य विद्यार्थी के रूप से पास की। 1893 में लेनिन पीटर्सबर्ग पहुंचे तथा वहां मजदूरों में मार्क्सवादी विचारों का प्रचार व प्रसार सक्रिय रूप से करने लगे। मजदूरों को सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद की शिक्षा देने तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवगत कराने के अतिरिक्त लेनिन ने उन्हें संगठित करना भी शुरू कर दिया। 1895 में लेनिन सेंट पीटर्सबर्ग के भिन्न भिन्न मार्क्सवादी मजदूर संगठनों को एकजुट करने में सफल रहे तथा उन्होंने उनको मजदूर वर्ग की स्वतंत्रता के लिए दिशा दी। फरवरी 1900 में लेनिन का साइबेरिया कारावास समाप्त हुआ। यद्यपि विश्व में लेनिन के समान बहुत कम सिद्धांतवेत्ता हुए हैं, तथापि वे अंत तक जुझारू रहे। लेनिन से प्रेरित होकर संघर्ष लीग ने सेंट पीटर्सबर्ग में 1896 में लगभग 1900 कपड़ा मजदूरों को हड़ताल के लिए संगठित किया। लेनिन उस समय गिरफ्तार थे। हड़ताल को कुचल दिया गया, परंतु मजदूर फिर से इकट्ठा हुए तथा 1897 में उन्होंने दोबारा हड़ताल कर दी। परिणाम स्वरूप रूस में सरकार ने 2 जून 1897 को एक कानून बनाया जिससे मजदूरों का दैनिक कार्य समय 11.5 घंटे निश्चित कर दिया गया। इस करार की पहली प्रति 11 दिसंबर 1900 को प्रकाशित हुई। फरवरी 1900 में लेनिन का साइबेरिया कारावास समाप्त हुआ तथा वो फिर से मजदूरों में सक्रिय हो गए। उन्होंने मजदूरों को अधिक तेजी से व लगातार राजनैतिक शिक्षा देने की जरूरत महसूस की। लेनिन ने अनुभव किया कि ये काम बिना अखबार के संभव नहीं था। परिणाम स्वरूप लेनिन ने इस तरह अखबार शुरू किया जिसकी पहली प्रति 11 दिसंबर 1900 को प्रकाशित हुई। इस तरह अखबार ने मजदूरों को उनकी ऐतिहासिक भूमिका समझाने तथा विचारधारा, संगठन, आंदोलन आदि के प्रश्नों पर प्रकाश डालने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त इस अखबार ने मजदूरों को दिन प्रतिदिन के समाचारों से अवगत कराया। मजदूर वर्ग के दल का निर्माण। रूसी समाजवादी जनवादी मजदूर दल। रूसी समाजवादी जनवादी मजदूर दल RSDLP का संगठन मार्च 1898 में हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मार्क्सवादी विचारों के रूस में प्रसार तथा मजदूरों में इनकी लोकप्रियता के कारण रूस के क्रांतिकारियों ने एक दल को संगठित करने की योजना बनाई। परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी मार्च 1898 में मिन्स्क नामक स्थान पर एकत्रित हुए। इनकी संख्या केवल 9 थी। लेनिन इसमें भाग नहीं ले सके क्योंकि वो उस समय साइबेरिया में कारावास में थे। इस सभा में क्रांतिकारियों ने एक घोषणा पत्र स्वीकार किया तथा रूसी समाजवादी जनवादी मजदूर दल के निर्माण की घोषणा की। रूसी समाजवादी जनवादी मजदूर दल का निर्माण अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण घटना थी, तथापि ये मानना होगा
कि उसके घोषणा पत्र में कई कमियां थी। मिन्स्क के घोषणा पत्र में राजशक्ति पर मजदूर वर्ग का प्रभुत्व एवं उसके राजनीतिक नेतृत्व का विवरण नहीं था। इन कमियों को रूसी समाजवादी जनवादी मजदूर दल की दूसरी कांग्रेस में दूर किया गया। इस कांग्रेस की बैठक 11 जुलाई 1903 में प्रारंभ हुई तथा 10 अगस्त 1903 तक चलती रही। ये कांग्रेस पहले बेल्जियम तथा फिर लंदन में संपन्न हुई। इस कांग्रेस में लेनिन के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया तथा इस प्रकार दल को एक क्रांतिकारी दिशा प्राप्त हुई। संगठनात्मक प्रश्नों पर कांग्रेस ने मार्तोव के सुझाव स्वीकार किए। केवल एक प्रश्न के अलावा लेनिन व उनके समर्थकों का कांग्रेस में बहुमत रहा तथा उनकी क्रांतिकारी दिशा के समर्थकों ने दल के चुनाव में बहुमत पाया। इसी कांग्रेस के बाद से लेनिन के समर्थकों को बोल्शेविक कहा जाने लगा तथा मार्तोव के समर्थकों को मनशेविक कहा जाने लगा। इस प्रकार रूस में दो स्पष्ट राजनैतिक दिशा क्रांतिकारियों के आंदोलन में दिखाई देती है। लेनिन ने क्रांतिकारी दिशा का आह्वान दिया, जबकि मार्तोव के नेतृत्व में मनेशेविकों का राजनैतिक विचार सुधारवाद एवं उदारवाद पर आधारित था। चौथी कांग्रेस, जो स्टॉकहोम स्वीडन में अप्रैल 1906 में संपन्न हुई, में राजनैतिक एवं संगठनात्मक समस्याओं पर जोरदार बहस हुई। इस कांग्रेस में संगठनात्मक समस्याओं पर लेनिन का कार्यक्रम मान लिया गया, परंतु कृषि कार्यक्रम को मनशेविक सुधारवादी आधार पर रखा गया, जिसके अनुसार जमीन सीधे कृषकों का नहीं बल्कि जेमस्तवों का दिए जाने का प्रस्ताव था। कांग्रेस ने लेनिन का भूमि के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव रद्द कर दिया। इस प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीयकृत भूमि गरीब किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों में बिना किसी किराए के बांटी जाने की व्यवस्था थी। रूसी समाजवादी जनवादी मजदूर दल की पांचवी कांग्रेस लंदन में मई 1907 में संपन्न हुई। जनवरी 1912 में बोल्शेविक पार्टी का संगठन हुआ। इसमें 336 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें 105 बोल्शेविक थे तथा 97 मनशेविक। इस कांग्रेस के सदस्यों ने काफी गंभीरता एवं प्रौढ़ता का परिचय दिया तथा मनशेविकों के सुधारवादी कार्यक्रमों को रद्द करके लेनिन के कार्यक्रमों को स्वीकार किया। मनशेविकों ने अपनी इस राजनीतिक हार को सही रूप में स्वीकार नहीं किया तथा वो अपने विचार से चिपटे रहे। इससे भी बढ़कर उन्होंने वो सब कुछ किया जिससे दल कमजोर हो सकता था और परिणाम स्वरूप आखिरकार रूसी समाजवादी जनवादी मजदूर दल का विघटन हो गया। जनवरी 1912 में अखिल रूसी पार्टी कॉन्फ्रेंस को प्राग में सम्मेलन के लिए बुलाया गया तथा वहां बोल्शेविकों ने अलग मार्क्सवादी दल का संगठन किया। बोल्शेविक दल सही अर्थों में क्रांतिकारी दल था, जो कर्मठ नेताओं को आकर्षित किए रहा तथा जिसने रूस में मजदूर वर्ग का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। मजदूर वर्ग के आंदोलन का विकास 1914 की पहली छमाई में सेंट पीटर्सबर्ग में मजदूर की शानदार हड़ताल हुई। एक और जहां एक बोल्शेविक अपने विस्तार एवं संगठन में तन्मयता से लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर रूस में आर्थिक संकट कहीं तेजी से बढ़ रहा था। परिणाम स्वरूप मजदूर वर्ग के पास समस्या का दृढ़ निश्चय एवं अनुमान शक्ति से मुकाबला करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह गया था। 1914 की पहली छमाई में सेंट पीटर्सबर्ग में अभूतपूर्व मजदूर हड़तालें हुई। बाकू और मॉस्को में भी हड़तालें की गई। जनता की समस्याओं का समाधान करने को छोड़ जार ने रूस को साम्राज्यवादी शक्तियों के युद्ध में झोंक दिया। परिणाम स्वरूप आम जनता की हालत और बिगड़ गई। मजदूर वर्ग ने समयानुसार नेतृत्व प्रदान किया तथा 9 जनवरी 1917 को मॉस्को में हड़ताल हुई, जिसमें 1/3 से अधिक मजदूरों ने भाग लिया। हड़ताल रूस शहर के पेट्रोग्राड में 25 फरवरी से 10 मार्च 1917 को फैल गई, जिनमें सारे मजदूरों ने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया। सारा रूस क्रांतिकारी हवा से प्रभावित हुआ तथा मजदूर वर्ग के जार मुर्दाबाद, युद्ध नहीं चाहिए तथा हमें रोटी चाहिए नारों से रूस गूंज उठा। पेट्रोग्राड का मजदूर वर्ग अब जाग उठा था। पेट्रोग्राड के क्षेत्र में सेना अध्यक्ष जनरल खाबालोव की चेतावनी से भी मजदूर तनिक भी नहीं घबराए।
मजदूरों के दृढ़ निश्चय तथा सैनिकों के ऊपर आर्थिक स्थिति के बिगड़ जाने के प्रभाव ने सेना को मजदूरों का साथी बना दिया। फरवरी क्रांति ने जारशाही का अंत कर दिया। सैनिकों ने मजदूरों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और इस प्रकार वो उनके साथ मिलकर निरंकुश जारशाही को उखाड़ फेंकने में सफल रहे। जारशाही का स्थान एक अंतरिम सरकार ने ले लिया। इस तरह से मजदूर वर्ग की जनवरी 1917 की हड़ताल का परिणाम फरवरी क्रांति की अभूतपूर्व सफलता रहा। 1912 से 1917 तक बोल्शेविक, जो कि ईमानदार एवं कर्मठ थे, ने सभी प्रकार की कठिनाइयों को सहते हुए अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल क्रांतिकारी परिस्थिति का सही मूल्यांकन ही किया, अपितु सही समय पर साहसिक पहल भी की। अप्रैल 1917 में समाजवादी क्रांति सफल हुई, जिसका नेतृत्व बोल्शेविक कर रहे थे। उसकी युद्धकालीन नीति एवं उसका क्रियान्वयन सही रहा, जिससे न केवल मजदूरों में ही बल्कि सेना में भी जारशाही दमन नीति का पर्दाफाश किया। परिणाम स्वरूप सैनिकों ने अपने साधारण एवं सहज कर्तव्य के अनुसार मजदूरों को गोली का शिकार बनाने की बजाय उनका क्रांति में साथ दिया। अंतरिम सरकार के छोटे समय में बोल्शेविकों ने, जिनकी संख्या अप्रैल 1917 में केवल 80,000 थी, किसानों और सैनिकों में निरंतर काम किया। परिणाम स्वरूप बोल्शेविकों ने उनका समर्थन प्राप्त किया तथा इस तरह सबने मिलकर अक्टूबर 1917 को समाजवादी क्रांति में सफलता प्राप्त की। इस क्रांति से मानव इतिहास में एक नए युग का प्रादुर्भाव होता है। पाठ 20 समाप्त।